हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम है शुभम। हमने अपने पिछले बिजनेस एनवायरनमेंट के लेक्चर के अंदर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का टॉपिक पूरा कर दिया था। उसके दो पार्ट्स बने थे, पार्ट वन एंड पार्ट टू। वो मैं आपको आई बटन में ऊपर दे दूंगा। हम अपने अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो है इमरजेंस ऑफ प्लानिंग, यानी कि जो हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग्स थी एनवायरनमेंट बिजनेस को लेकर, उस तरह की सारी जो हमने प्लान किया था प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो फिर से हम यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की थोड़ी हिस्ट्री में डाइव करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से जो है चीजों को हैंडल किया गया था। प्लानिंग करके द्वारा 5 ईयर प्लान्स बनाए गए थे, एग्रीकल्चरल प्लान, इकोनॉमिक प्लान्स, फाइनेंशियल प्लान, उस तरह की हर स्ट्रेटजीज जो जो की गई थी, ताकि हम जिस पोजीशन पे आज अपने आप को देख रहे हैं एज ए नेशन, एज एन इकोनॉमी, वहां पर कैसे पहुंचे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसे ही कंटेंट रेगुलरली बनाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं एमरजेंस ऑफ प्लानिंग। The need for planned, coordinated economic development under government guidance was recognized all along the freedom movement। तो जो हमारा आजादी का संघर्ष था यानी फ्रीडम मूवमेंट था, उसके अंदर एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। देश तो आजाद करा लेंगे, वो तो हम किसी तरह से छीन लेंगे, जो भी होगा वो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? हमारे देश की हालत भी इस वक्त बहुत खस्ता हुई पड़ी है। ना हमारे देश के पास पैसा है, ना रिसोर्सेज है, ना कोई बाहर का हमारे देश में अभी इन्वेस्ट करने का करना की सोचेगा। वो सारी चीजें जो है हमने सोची थी। तो ये फ्रीडम मूवमेंट के साथ साथ ये चीजें जो है डिसाइड की गई थी कि कुछ ना कुछ इकोनॉमी के लिए भी देश की सोचना पड़ेगा। In the 1930s, यानी प्री इंडिपेंडेंस, as the freedom struggle intensified, सोशल एंड इकोनॉमिक एम्स ऑल्सो बिकेम मोर वेल डिफाइंड। कि जैसे जैसे हमारा आजादी को लेकर संघर्ष बढ़ता गया, हमारी ये टेंशन भी बढ़ती गई कि आजादी के बाद क्या करना है, हमारे देश की जो हालत है उस हालत में किस तरह से इसको ऑपरेट किया जाएगा, किस तरह से इसको दोबारा से री इंस्टेट फोर्ज किया जाएगा, दोबारा से वापस सोने की चिड़िया अगर इसको बना सके हम, तो वो किस तरह से की जाएगी। In December 1938, Subhash Chandra Bose, as the Congress president, laid great stress on national planning and appointed a national planning committee with Jawaharlal Nehru as its chairman। तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसके ऊपर बहुत दबाव बनाया, टेंशन डाली कि भाई देश की इकोनॉमी के बारे में भी सोचना है, सिर्फ आजादी ही नहीं चाहिए, आगे भी आगे का फ्यूचर भी प्लान करना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, नेशनल प्लानिंग कमेटी का वो इन्फो जो है रीइंस्टेट करी, नेशनल प्लानिंग कमीशन को फॉर्म किया, जिसके प्रेसिडेंट कौन बने, जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद आते हैं द सो कॉल्ड बॉम्बे प्लान 1944, अ ब्लूप्रिंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, वाज वर्कड आउट बाय 8 टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, नोटेबली टाटा, बिरला एंड श्री राम। कहने का मतलब है एक 1944 के अंदर एक बॉम्बे प्लान को इंस्टेट किया गया था, एक ब्लूप्रिंट था, यानी कि एक फ्रेमवर्क था एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जिसके अंदर जो है हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे टॉप, जिसके अंदर टाटा था, टाटा थे, बिरला थे, श्री राम थे, इनफैक्ट अंबानी भी इनके साथ जुड़े हुए थे। तो उस तरह से ये लोग जुड़े हुए थे जिन्होंने बॉम्बे के डेवलपमेंट का एक सपना लिया, एक विजन लिया, और इन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। इट रिकमेंडेड अ वेरी एक्टिव रोल फॉर द स्टेट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। The Planning Commission was set up in March 1950. Its task was to make an assessment of the material, the capital, and the most effective utilization of these resources on a priority basis। तो द प्लानिंग कमीशन को सेटअप कब किया गया था? 1950 में, 1950 में ये सेटअप किया गया था। और इसका काम क्या था कि मेक श्योर करता था कि जो हमारे मटेरियल है, जो हमारी इनपुट्स हैं, या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिनको आप कह सकते हैं, वो आए कहां से, कितने यूटिलाइज करने हैं, और वो इस तरह से यूटिलाइज करने हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यानी बिना मिस यूज के मैक्सिमम आउटपुट या बेस्ट एफिशिएंसी जो है हम रिप्रोड्यूस कर सके। Recovering from the horrors of partition by 1951, इंडिया स्टार्टेड प्लानिंग सीरियसली फॉर द फ्यूचर। तो हमारा जो पार्टीशन हुआ था इधर से हमारे पाकिस्तान का, और इधर से ईस्ट पाकिस्तान जिसको आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, तो वो डिवीजन जो हुआ था उसकी वजह से बहुत नुकसान जो हमने झेला था, वो चाहे ह्यूमन लाइफ का हो, चाहे कोलेटरल डैमेज हो, कुछ भी हो, उससे हमको बहुत भारी जो है नुकसान झेलना पड़ा था। तो लेकिन उसके बाद से, यानी 1951 के बाद से 1948-49 का पीरियड था जिसके अंदर डिवीजन वगैरह हुई थी। उसके बाद 1951 का पीरियड आया, वो उस दौर के अंदर ये फिर सीरियसली मैटर्स को अपने हाथों में लेना शुरू हो गए थे। जो हमारी कांग्रेस पार्टी उस वक्त फॉर्म हुई थी, सुभाष चंद्र बोस जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, और पटेल सर थे। तो इस तरह से ये लोग थे कुछ जुड़े हुए फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम उसके अंदर मूवमेंट के अंदर, जिन्होंने हमारी इकोनॉमी और डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। India's economic history may be broadly divided into following phases. The period from 47 to mid 50s, यानी कि 40, यानी कि 1947 से लेकर 1955 के अराउंड तक, which was preparatory phase in planning for development। ये वो पीरियड था, यानी 1947 से मिड 1950s का वो पीरियड था जिसके अंदर हम प्रिपेयर कर रहे थे, एक प्रिपरेटरी फेज था आने वाले टाइम के लिए कि इंडिया में क्या क्या चेंजेस जो है वो लाएंगे आगे आने वाले समय के अंदर।
तो 1950 यानी मिड 1950 यानी मान लीजिए 1955 की बात करूं मैं, तो 1947 से 1955 55 हमारा एक प्रिपरेटरी फेज था। फिर जो सेकंड फेज था वो क्या था, 1955 से लेकर 1960 तक, या कह लीजिए आप 1956 से लेकर 1960 तक, मिड 1960 5 या 60 जो भी आपको हिसाब लगाना है, कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी कि पहला फेज था प्रिपरेटरी फेज कि लोगों को पहले तैयार करो। तो मैं बताता हूं ना, जैसे आज ही मैं करंट सिनारियो की बात करूं, डिमोनेटाइजेशन लाया गया, लॉकडाउन लाया गया, और जो जीएसटी लाया गया, नया इनकम टैक्स का पोर्टल लाया गया, ये आर्टिकल 370 को जो है अबॉलिश किया गया, ये सारी जो चीजें थी ये क्यों इतनी डिसरप्टिव हुई, सिर्फ इसकी वजह से क्योंकि ये बिल्कुल भी प्लान्ड वे में नहीं की गई थी, ये डायरेक्टली बहुत अब्रप्टली जो है अप्लाई कर दी गई थी। लेकिन पहले जब हमारा देश जो था इनिशियल स्टेजेस में था, वहां पर चीजें बहुत फेज्ड मैनर में की गई थी। पहले देश को 10 साल जो है सिर्फ प्रिपेयर करने में लगा है कि पहले प्रिपेयर किया जाए, लोगों के मन में ये भावना डाली जाए, ताकि लोगों को एकदम से इनका इंपैक्ट जो है, इन बदलाव का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में करने जा रहे हैं आगे, उनका बदलाव महसूस ना हो। तो उसके लिए पहले आराम से 5-10 साल जो है हमने लिए जनता को प्रिपेयर करने के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ प्लान बनाए, मिलकर अच्छी सोची समझिए जो है रचनाएं की गई थी प्लान्स की। उसके बाद फिर हमारा जो सेकंड फेज आया, उसके अंदर हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन खूब करी कि भाई इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो नेशनलाइजेशन के थ्रू हो, चाहे वो कुछ प्राइवेटाइजेशन के थ्रू हो। यानी कि जब हमारा इस टाइम के पीरियड में वो भी आ गया था, क्या बोलते थे उसको, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, तो वो सारी चीजें हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट, ये सारी चीजें जो है उस वक्त तक आ चुकी थी। वो इसलिए आई थी ताकि जो है कुछ इन चीजों को फेज्ड मैनर के अंदर प्रमोट किया जा सके। फिर आए लेट 1960s का, यानी 1966 के बाद, 66 के बाद से लेकर, और 1970 का दशक आया जिसके अंदर जो है फोकस किया गया एग्रीकल्चरल के ऊपर। तो इस तरह से जो है फेज्ड मैनर के अंदर अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर इंडिविजुअली इंपैक्ट डाला गया। पहले देश को जो है प्रिपेयर किया गया, उसको थोड़ा सा संभाला। जो डिवीजन की वजह से नुकसान हुआ था, लोगों के मन के अंदर जो भय हो गया था कि लोग मारे जा रहे हैं, पानी की तरह जो है खून जो है वो पानी की तरह बहाया जा रहा है, पैसा जो है वो है नहीं देश के पास, तो वो सारी चीजें जो है एक तरह से गैदर की, लोगों को एकजुट करने में जो है इन्होंने पूरी सहयोग दिया। अब आपको शायद ना पता हो पर बता दूं, जब हमारा इंडिया भारत आजाद हुआ था, तो इंडिया में आप यकीन नहीं करेंगे 530 के अराउंड, जैसे अभी हमारे पास स्टेट्स है ना, 28-29 स्टेट्स हैं हमारे पास, ये पहले आजादी के टाइम पर 530 स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स इनको कहा जाता था, वो हुआ करती थी। यानी कि हमारा एक छोटा सा देश भारत, उसके 530 टुकड़े कर रखे थे। इतना बुरा हाल था उस वक्त हमारे देश का। उनको एक साथ जोड़ने का जो संघर्ष था, वो जो है इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बी आर अम्बेडकर जी ने, महात्मा गांधी जी ने मिलकर किसी तरह इनको एक तरह से जोड़ा था। बहुत सारे जो है अड़चने पैदा हुई थी पाकिस्तान की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से, हैदराबाद जैसे जो हैं शहर हैं बड़े बड़े, जिनके जो निज़ाम थे, उन्होंने ये बहुत बड़ी जिद की थी कि मेरे को तो भारत का हिस्सा ना बन के पाकिस्तान का हिस्सा बनना है। अब आप खुद सोचिए, हैदराबाद की लोकेशन कहाँ है, पाकिस्तान की लोकेशन कहाँ है। अब एक ऐसी चीज जो इंडिया के बीचों बीच रखी है, जिसके ना तो बॉर्डर्स दूर दूर तक पाकिस्तान से मिलते हैं, उसको पाकिस्तान का हिस्सा कैसे मानने दे। सिमिलरली कश्मीर का इशू आज तक भी रिजोल्व नहीं हो पा रहा है। उधर से पीओ का एरिया, इधर से चाइना 1961 में अटैक कर गया था, तो ये देख इंडो चाइना वार जो था, तो वो चीजें जो है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पीरियड था, कंट्रोवर्शियल पीरियड था। उसके बावजूद भी आपको जो आज देश देखने को मिल रहा है ठीक ठाक, ये आपको जो है शुक्र मनाना चाहिए कि आपके जो उस वक्त पॉलिटिकल लीडर्स थे वो इतने स्ट्रांग थे, इतने मेंटली मैच्योर थे, आज की तरह जो है चाइल्डिश हरकतें नहीं करते थे, रिलीजन के नाम पर लोगों को बांटते नहीं थे। तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि किस तरह से फेज्ड मैनर में प्लानिंग कर करके धीरे धीरे बहुत बैक जो है लैश खाई, बहुत बैक सीट लेनी पड़ी, लोगों की सुननी पड़ी, गालियां खानी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमारा देश किसी तरह से स्टेबलाइज कर पाए थे। उसके बाद लिबरलाइजेशन का दौर आ गया, यानी कि 1991 1980 से लेकर 2000 के बीच का, तो वो सारा जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का रोल आ गया, जहां पर चीजें जो है अब नेशनल एसेट्स को जो है प्राइवेटाइज करने की बात की गई। जैसे जो हमारा टाटा एयरलाइंस था या कुछ था, जिनके अंदर जो जेआरडी टाटा थे हमारे, उन्होंने स्टार्ट किया था, एयर इंडिया था या कुछ था, उन्होंने शुरू किया था। तो वही चीजें यहाँ पर बता दी गई हैं। The period from independence to the mid 1950s signifies the preparatory phase in planning for development. The first phase, the main concern was to work out a broad framework for planned development. Although a step in this direction had already been initiated with the formation of NPC, यानी कि National Planning Committee, serious work in this direction gained momentum only after 1947. तो यही वही बात कह रहे हैं कि पहले इनिशियल स्टेजेस पे इंडिपेंडेंस के टाइम के दौरान हमारे को प्रिपरेटरी स्टेज जो है वो शुरू करना था, क्योंकि लोगों को तैयार करना बहुत जरूरी है। आप कोई बदलाव लाएंगे, लोग उसको उसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, तो इससे पहले वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करें, आप लोगों के मन में उस बदलाव को लेकर एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करें। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। तो हमारा नेशनल प्लानिंग कमीशन 1947 के बाद एस्टैब्लिश कर दिया गया था, जिसके चेयरमैन कौन बन गए थे, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी।
उसके बाद आते हैं स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी ऑफ प्लानिंग केम फ्रॉम एन एमर्जिंग सब डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स कॉल्ड डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स, यानी कि हमारा एक सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन है जिसका नाम है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर इन सब चीजों की बात कही गई थी, किस तरह से प्लान करना है, किस तरह की इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो एक देश को किस हालत से किस हालत तक पहुंचाने में जरूरी रहेगी। This advocacy was reiterated by the spectacular economic success of the then USSR, जो यूनाइटेड सोवियत कुछ सोशलिस्ट रिपब्लिक, आई गेस यही शायद उसकी फुल फॉर्म है, जो आज के टाइम पे रशिया जिसको कहते हैं। पहले कुछ और भी आसपास की कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व थी, यूक्रेन वगैरह ये सब। तो वही बात कह रहे हैं कि ये जो हमारी एडवोकेसी थी डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स की, जो हमारी अप्रोच थी वो कहां से उठ के आई थी, वो आई थी यूएसएसआर की, क्योंकि उन्होंने भी सिमिलर स्ट्रेटजीज जो है अपनाई थी। और सिमिलर, क्योंकि देखिए यूएसएसआर का भी बहुत नुकसान हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से, तो उनको भी डेवलपमेंट की जो है किस तरह से जरूरत पड़ी, किस तरह से उन्होंने अपने आप को री एस्टैब्लिश किया, वही सेम स्ट्रेटजीज जो है हमने अपने लिए यूज करी। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 आउटलाइन नेहरूज विजन ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी, यानी कि 1956 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आई थी, नेहरू जी का जो उसके अंदर विजन था वो था कि लोगों के लिए इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए बजाय कि इंडस्ट्री के लिए लोग ढूंढ के लाना। यानी कि हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे वो मार्केट हो, वो लोगों के लिए ड्रिवन होना चाहिए, ना कि लोग उससे ड्रिवन होने चाहिए। वो लोगों को सोचकर, लोगों को मद्देनजर रखकर बनाया जाना चाहिए, ताकि लोगों का यानी पब्लिक इंटरेस्ट की जहां बात की जाती है वहां पर उनका पब्लिक इंटरेस्ट किसी भी तरह हर्ट ना हो। तो ये नेहरू जी का विजन था उस वक्त। The public sector soon became the pivotal sector of the Indian economy, and despite the changes in governmental policies in 71, 79, 50 and the 85, the provision of industrial policy resolution remained intact till 1990। तो बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए, 71 में, 71 में किए गए, 79 में किए गए, 1950 में किए गए और 85 यानी 85 में किए गए। तो लेकिन जो 1990 तक हमारा इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन था, उसके अंदर कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिले। The public sector undertakings played a critical role in the generation of surplus capital for infrastructure development। तो यही सारी चीजें यहाँ पर बताई हैं कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, यानी कि जो नेशनल हमारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड हैं या इस तरह हैं जो पब्लिक ओन्ड है, जैसे आपकी एनएफएल है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, जैसे आपकी सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जैसे आपकी कोई भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, जैसे आपकी जो बिजली वितरण निगम होते हैं, उस तरह की सारी चीजें जो हैं वो क्या है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं आपकी। Under Jawaharlal Nehru, India adopted a flexible plan strategy in order to bring about the functional and structural transformation of the economy। यानी कि एक बहुत फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी लगाई गई थी, फ्लेक्सिबल प्लान लगाया गया था, क्योंकि देखिए उस वक्त जो है ना, इंडिपेंडेंस के बाद में सिर्फ ऐसा नहीं था कि कुछ चंद लोग ही हैं जो भुगत रहे हैं। सिर्फ अगर मान लीजिए डिवीजन जो है वो पंजाब की तरफ से हुआ है तो पंजाब वाले लोग ही परेशान हैं, और उधर से अगर बांग्लादेश की तरफ से हुआ है तो वहां पर जो है अपने वेस्ट बंगाल वाले या वो सब परेशान है। नहीं, पूरा देश ही बहुत उथल पुथल व्यवहार जो है कंडीशन के अंदर था। मुंबई में ड्रग माफिया इतना बड़ा हुआ था, कार्टेल्स बने हुए थे, आर्म्स टेररिज्म, उस टाइम पे तो इतनी ज्यादा टेररिज्म हुई थी। इधर मैं कह रहा हूँ आपको, आंध्र प्रदेश साइड में बहुत ज्यादा दंगे हुए थे, 3-4 लाख से ज्यादा मौतें जो है हैदराबाद में उस वक्त हुई थी। तो इस तरह की जो पूरी इंस्टेबिलिटी थी उसको कर्ब करना था, साथ साथ डेवलपमेंट पर ध्यान देना था। तो एक फ्लेक्सिबल अप्रोच रखी गई कि भाई ठीक है, ओपन हैंड दिया जाए इन चीजों में। जो लोग जैसा करना चाह रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, उनको उस वक्त जो है रिलीव, एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाए, ठीक है तुम करो। और इन चीजों को, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो सोशल इंस्टेबिलिटी है, उनको हम देखते हैं, तुम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट संभाल लो किसी तरह। तो उस तरह की यहाँ पर स्ट्रेटेजी लगाई गई थी। दिस स्ट्रेटेजी ऑफ प्लानिंग वाज अडॉप्टेड कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव सच एज रिडक्शन इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटीज, प्रोवाइडिंग बेसिक नेसेसिटीज एंड एक्सेलरेटिंग अ बैलेंस्ड ग्रोथ। Indian socio-economic order has been hard hit by the British handling of the Indian economy by the Second World War and ultimately by the partition of India। तो यही सब चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो यहाँ पर दी गई है। इन द सेकंड प्लान, यानी कि जो हमारा पहला कौन सा था, 47 से लेकर कौन से वाला, 50 मिड 50s तक का। उसके बाद जो आया हमारा सेकंड फेज आया, यानी कि मिड 50 से लेकर मिड 60s तक का, यानी 1956 से लेकर 1966 तक, which was formulated in an atmosphere of economic stability. Agriculture was accorded a complementary role while the focus shifted to industrial sector, especially the heavy good sector। तो अभी दूसरा फेज क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का था, कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है अब वो थोड़ा सा स्टेबल हो गया है, उसको सेकेंडरी बना दिया जाए और अब फोकस किस पे शिफ्ट करो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर। इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया जाए, इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रमोट किया जाए, वो सारे काम यहाँ पर किए गए। अंबानी थे, रिलायंस, इन्होंने सेटअप, रिलायंस इंडस्ट्री सेटअप करवाई गई इनसे।
और क्या थे, टाटास थे, ठीक है, टाटा इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप की, टाटा स्टील सेटअप हुआ, जिंदल स्टील सेटअप हुआ, आदित्य बिरला ग्रुप बना, महिंद्रा बनी। ये सारी चीजें किस टाइम हुई थी? ये सारी चीजें उसी टाइम पे की गई थी। तो इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों को थोड़ा सा खुला छोड़ा गया था कि आप कीजिए, देश की डेवलपमेंट कैपिटल फ्लो को थोड़ा सा आप सुधार लाइए उसके अंदर। और ये जो इंस्टेबिलिटीज हैं, जो दंगे हो रहे हैं, जो पॉलिटिकल जो लोगों से रिलेटेड इंस्टेबिलिटीज हैं, उनको हम संभाल लेंगे। तो वो चीज इन्होंने की थी। The domestic industry was protected from foreign competition through high tariff walls, exchange rate management। तो वो मैनेजमेंट नहीं था उस वक्त, क्या था? रेगुलेशन था। आपने पढ़ा था, मैंने आपको खैर पढ़ाया था। कंट्रोल्स एंड लाइसेंसेज और आउटराइट बैन्स। तो पहले जो चीजें थी, ताकि एक बार इंडिया का जो है, जो डोमेस्टिक मार्केट है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, वो स्टेबल हो जाए, तब तक हम फॉरेन मार्केट को थोड़ा देर बंद कर देते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। एक बार ये स्टेबल हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए, मार्केट में फिर से पैसा जो है थोड़ा ठीक ठाक फ्लो करने लग जाए, उसके बाद हम वो गेट्स जो है खोल देंगे फॉरेन एक्सचेंज वाले। तो ये स्ट्रेटेजी यहां पर अप्लाई की गई थी। To begin with, PC Mahalanobis introduced the single sector model based on variables of income and investment, which was further developed into a two sector model। तो ये थे पीसी महालोनोबिस, जिन्होंने एक सिंगल सेक्टर मॉडल इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर जो वेरिएबल्स थे क्या थे? इनकम और इन्वेस्टमेंट। इनकम आई, इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट से फिर इनकम जनरेट हुई, फिर से इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन इसको बाद में डेवलप कर दिया गया था टू सेक्टर मॉडल के अंदर। The entire net output of the economy was supposed to produce only two sector, the investment goods and the consumer goods। यानी कि जो जो टू सेक्टर मॉडल था, उसके अंदर क्या किया गया था? दो ही सेक्टर प्लान किए गए थे। एक किया गया था इनकम का, और दूसरा किया गया था एक्सपेंसिव, सॉरी, इन्वेस्टमेंट का, और दूसरा किया गया था एक्सपेंसेस का। कि या तो लोग जो अपनी उनकी इनकम है उससे एक्सपेंस करेंगे, कंज्यूमर गुड्स बाय करेंगे, अगर वो बाय करने के बाद भी उनके पास कोई चीज डिस्पोजेबल इनकम बच जाती है, तो वो उसको इन्वेस्ट कर देंगे। तो वो चीज यहाँ पर बताई गई थी। आइए देखते हैं, प्लानिंग कमीशन जो था हमारा 1950 में जवाहरलाल नेहरू जी की चेयरमैनशिप के अंदर जो स्टेट वर्क किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस, जो उस वक्त किसके थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे थे। The planning commission was set up in March 1950 with Jawaharlal Nehru जी as its chairman। तो प्राइम मिनिस्टर थे जो उसके चेयरमैन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी हमारे क्या थे? वो थे चेयरमैन थे। 4 फुल टाइम मेंबर्स इंक्लूडिंग डेप्यूटी चेयरमैन, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। तो ये सारी चीजें जो है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी थी, ये वो लोग थे जिन्होंने मिलकर एक प्लानिंग कमीशन के अंदर प्लानिंग्स की थी। क्योंकि देखिए ये सारी चीजें क्या है, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशन होता है। 4 फुल टाइम मेंबर इंक्लूडिंग डेप्यूटी चेयरमैन, वो 4 लोग जो प्रोफेशनल्स थे। ये फुल टाइम मेंबर्स वो लोग थे जो अलग अलग इंडस्ट्रीज के, जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज थे उसके अंदर अपना प्रोफेशनल्स थे, जिनको अच्छा खासा आइडिया था कि जो मार्केट है उसको किस तरह से ऑपरेट करना है। मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग, जो प्लान करने में हेल्प करता है। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, जो इकोनॉमी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, क्योंकि डिफेंस उस वक्त बहुत जो है हमारा वीक। With a change in the government at the center, a new planning commission is always formed। The main function of the planning commission include, तो यहाँ पर कुछ functions दिए गए हैं हमारी planning commission के। Making real assessment of various resources and investigating the possibilities of augmenting resources। यानी कि जो हमारे पास resources available हैं, वो चाहे national resources हो, चाहे natural resources हो, चाहे human resource हो, चाहे capital resource हो, किसी भी तरह के resource, यानी कि जो हमारे पास ऐसे संसाधन हैं जिनका इस्तेमाल कर कर हम और रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं जिससे फर्दर रिसोर्स जो है, यानी कि कैपिटल एप्रिसिएशन जिसको बोलते हैं, वो गेन की जा सकती है। और इन्वेस्टिगेटिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑगमेंटिंग रिसोर्सेज, और ऐसी जो एक कुछ रिसोर्सेज जो ऑलरेडी हैं उनको देखना, उनको यूटिलाइज करना। दूसरी चीज, जो जहां पर बनाए जा सकते हैं ऐसे रिसोर्सेज, जहां पर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, उन फैक्टर्स, उन प्रोस्पेक्ट्स को भी इन्वेस्टिगेट करना। फॉर्मुलेटिंग प्लान्स, तो प्लानिंग कमीशन का प्लान जो है बेस जो फीचर है वो क्या होना चाहिए? प्लान्स को बनाना। डिफाइनिंग स्टेजेस ऑफ प्लान इंप्लीमेंटेशन एंड डिटरमाइनिंग प्लान प्रायोरिटीज। तो स्टेजेस जो है वो डिटरमाइन करना कि पहले स्टेज में कहां पर एप्लीकेबल करना है, दूसरे में कहां पर कितने लोग किस चीज से इंपैक्ट होंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं। उसके बाद आइडेंटिफाइंग द फैक्टर रिगार्डिंग, ये गलत लिखा है यहाँ पर, रिगार्डिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिटरमाइनिंग द कंडीशन फॉर इट्स सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को ऐसे फैक्टर्स डिफाइन करना, जो आइडेंटिफाई करना, जो इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्पफुल होंगे, और ऐसी कंडीशंस को डिटरमाइन करना जो उनकी सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के अंदर मदद कर सकते हैं। determining plan machinery at each stage of the planning process। determining plan machinery at each stage of the planning process का मतलब क्या है? इस तरह की मशीनरी, इस तरह की जो है सेटअप करना, उसको इस तरह से डिवाइस करना कि वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो सके हर प्लानिंग की स्टेज पे। ये देखो ना, स्टेज यहाँ पर लिखा था, डिफाइनिंग स्टेजेस ऑफ प्लानिंग, किस किस तरह उसको जो है प्लान करना है, किस किस तरह उसको इंप्लीमेंट करना है। तो आपने स्टेज तो बना ली, अब उस स्टेजेस की इंश्योर उनको इंप्लीमेंट ढंग से हो रहे हैं, यानी उसके इंश्योर क्या करा जाता है, उसके लिए इस तरह से मशीनरी का यहाँ मतलब है कि
वो मशीनरी नहीं जो आपकी मशीन्स वगैरह होती हैं। मशीनरी का मतलब एक फ्रेमवर्क क्रिएट करना, एक ऐसी चीज डिवाइस करना जिससे आपके जो ये इंप्लीमेंटेशन है वो सक्सेसफुल रह सके। मेकिंग पीरियोडिक पॉलिसी मेजर्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स ऑफ द प्लान, तो पीरियोडिक मेजर्स लेने चाहिए, इंटरवल पे उनके रिव्यू असेसमेंट्स वगैरह करने जरूरी है। मेकिंग एडिशनल रिकमेंडेशन एज एंड व्हेन नेसेसरी, तो प्लानिंग कमीशन में जैसे आपको एक प्लान दे दिया गया है, 5 ईयर प्लान है, कुछ भी है, तो उसके अंदर जो है नेसेसरी उसके अंदर अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, अब अगर आपको दिख गया, मान लीजिए आपने 5 ईयर में सोचा था भाई इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल को जो है बूस्ट करना है अप टू 20-25%, इस तरह का आपका टारगेट रहा है, और वो काम 2 ही साल के अंदर आप कवर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ओवर ग्रोथ करेंगे आप, उसके अंदर नई चीजें आप रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे कि भाई आप उस तरह का बैरियर क्रिएट कर देंगे कि अब उससे ज्यादा ग्रोथ जो है वो ना आ सके, या आप अपना जो प्लान है वो किसी और चीज के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, तो उस तरह की चीजें यहाँ पर की जाती हैं। आते हैं नेशनल डेवलपमेंट कमीशन के ऊपर यानी एनडीसी के ऊपर। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हैज बीन वर्किंग एज द हाईएस्ट नेशनल फोरम फॉर द इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया सिंस August 6 1952, यानी कि 1952 अगस्त से ये जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, ये हाईएस्ट अथॉरिटी है, हाईएस्ट नेशनल फोरम है, एक ऐसी काउंसिल है जो सबसे ऊंचा दर्जा रखती है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी या प्लानिंग के अंदर। Representatives of both the central and the state government come together in the NDC to finally approve all important decisions। ये सब दिया है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो आप देख रहे हैं इसका स्कोप जो है वो हमारे नेशनल प्लानिंग कमीशन से काफी बड़ा है। इसके अंदर हमारा प्राइम मिनिस्टर तो है ही है, बल्कि इसके अंदर हमारे सारी स्टेट्स के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं वो भी इंक्लूडेड है, और प्लानिंग कमीशन के जो मेंबर्स हैं, डेप्यूटी चेयरमैन है, या जो और भी चीजें थी वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। क्या कहते हैं, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और डिफेंस। तो ये चीजें, अच्छा आपको एक और बात बता दूं, ये जो चीजें हैं ना, कुछ मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये चीजें ना आपको वैसे याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन हमारे प्रेजेंट मिनिस्टर्स हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके नेट के अंदर, जीआरएफ के अंदर बहुत डायरेक्टली पूछे जाते हैं पेपर 1 के अंदर। मिनिस्टर, प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इज, तो आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको उसके अंदर टिक करना है, तो ये चीजें थोड़ी सी जो है आप इन पर फोकस कर सकते हैं। The following are the main functions of NDC यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। टू रिव्यू नेशनल प्लान पीरियोडिकली, अब जो नेशनल प्लानिंग कमीशन के द्वारा प्लान बनाए गए हैं उनको रिव्यू करने का काम किसका है, एनडीसी का। टू कंसीडर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज अफेक्टिंग नेशनल डेवलपमेंट, तो ये सब चीजें यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं, बताया गया है कि क्या क्या वो करेगा। द गडगिल फॉर्मूला एंड ऑल अदर सिस्टम फॉलोड इन ट्रांसफरिंग सेंट्रल असिस्टेंट फॉर प्लान टू स्टेट आर फाइनलाइज्ड बाय द एनडीसी। अब ये गडगिल फॉर्मूला क्या है, आइए इसको एक बार देख लेते हैं। The Gadgil formula is named after धनंजय रामचंद्र गडगिल, a social scientist and first critic of Indian planning, यानी कि ये वो महाशय हैं जो हमारी प्लानिंग कमीशन के जो प्लान्स हैं उसको एनालाइज करते हैं, उसके अंदर कोई क्रिटिसिज्म है, आर्ग्यूमेंट्स हैं उसके फेवर में, उसके अगेंस्ट में वो प्रोवाइड करते हैं, तो उसके हिसाब से ये चीजें बनाई गई थी। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर किस तरह की प्लानिंग है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अटेनमेंट ऑफ हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो आपको पता है, नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग अगर इसका नाम ही है, या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या नेशनल प्लानिंग कमीशन इसका नाम है, तो ये क्या करते हैं, वे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करते हैं, उसके लिए प्लान्स क्रिएट करते हैं। रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, किस तरह की डिस्पैरिटी है इकोनॉमिक में, चाहे वो सोशल स्टेटस से रिलेटेड हो, चाहे वो वेल्थ डिस्पैरिटी या इनकम, आपको पता है इनकम डिस्पैरिटीज कितनी है इंडिया के अंदर, तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट, अटेनिंग इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेरियस सेक्टर्स, रिड्रेसिंग इम्बैलेंस। अब देखो मैं आपको एक बात और बताता हूँ फैक्चुअली, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स वो चीजें हैं जो जिसके लिए प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था, आया ना। ये ऑब्जेक्टिव्स एट द सेम टाइम इंडिकेटर्स भी हैं कि हमारा प्लानिंग कमीशन सक्सेसफुल है या नहीं है। समझ के बात को, ये ऑब्जेक्टिव्स अगर फुलफिल हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारा प्लानिंग कमीशन सक्सेसफुल है। नहीं हो रहे, या इनके अंदर कोई किसी तरह का जो है, इन्हीं के अंदर किसी तरह की डिस्पैरिटी है, मिसमैच है, तो इसका मतलब हमारा जो प्लानिंग कमीशन है वो एक फेलियर स्टेट के अंदर इस वक्त जा रहा है। और अगर आप पिछले कुछ टाइम की बात करें तो ना तो हमारे पास हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, हमारा कोविड की वजह से तो इतना हैवी इंपैक्ट पड़ा है तो पूछो ही मत। रिडक्शन इन इकोनॉमिक इक्वालिटी, ये भी बिल्कुल झूठा, इकोनॉमिक इक्वालिटीज बढ़ रही हैं, ये सारी चीजें जो है इस वक्त, फुल एम्प्लॉयमेंट, ये तो कभी भी नहीं होगा इंडिया जैसे देश में, तो कभी नहीं हो सकती है चीज। अटेनिंग इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, ये आत्मनिर्भर करते रह जाएंगे, होना कुछ है नहीं। दूसरी चीज है मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेरियस सेक्टर, ये कुछ हद तक ठीक हो रहा है डिजिटल इंडिया की वजह से, मैं मान सकता हूं ये चीजें कुछ जो है कुछ हद तक 20-25% तक इनके ऊपर असर पड़ा है, लेकिन वो भी तब जब इनको बाह्य मार पड़ी, जैसे कोविड जैसे एक इस तरह के बैड एलिमेंट, बैड फैक्टर की वजह से ये चीजें जो है ज्यादा तेजी से इंप्रूव हो पाई हैं, वरना अगर ये चीज ना आती तो मैं आशा यही करता हूँ ये चीज ना आती, लेकिन अगर ये ना, मतलब ये आई तो इसकी वजह से बूस्ट भी बहुत ज्यादा मिला है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल बूस्ट हो, चाहे वो कम्युनिकेशनल बूस्ट हो, कुछ भी हो,
वो बूस्ट जरूर मिला है। अगर ये चीजें ना आती तो फिर सरकारी काम था, बैठे थे सब आराम से कॉपी पेन लेके, किसी के बस का कुछ नहीं था। फिर आते हैं रिड्रेसिंग इम्बैलेंसेस इन द इकोनॉमी, ये भी बहुत ऊपर जा रहे हैं। हमारा इस वक्त फॉरेन डेट इतना ज्यादा हो चुका है, बस आप बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बार उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यानी कि ये इंडिकेटर्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको एज एन इंडिकेटर भी बताए। आप देख रहे हैं आज के प्रेजेंट सिनेरियोज के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। इसका क्या मतलब है इनडायरेक्टली, कि जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो पर्पसेस थे, जिसके लिए प्लानिंग कमीशन जो बनाई गई थी, जो इन प्लेस की गई थी, वो अब फेल हो रही है। ना तो हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मिल रहा है, ना इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज दूर हो रही है, ना फुल अनएम्प्लॉयमेंट, बल्कि 70% के अराउंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है कुछ स्टेट्स के अंदर। यहाँ पर इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस नहीं मिल पा रहा है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। फिर आते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। अटेनमेंट ऑफ अ हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैज रिसीव्ड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इन ऑलमोस्ट ऑल द 5 ईयर प्लान्स ऑफ कंट्री। हमारा जो भारत राज्य है, जो भारत इंडियन स्टेट है, वो 5 ईयर प्लान्स के हिसाब से जो है अपनी प्लानिंग करता है। हमारे इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक जो है 5-5 साल के जो दायरे बांटे गए थे, इंटरवल्स बांटे गए थे, उसके अंदर हर 5 साल के पीरियड के अंदर कोई एक दो सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी में डिस्ट्रीब्यूट करके उनके ऊपर जो है प्रोमोशनल एक्टिविटीज की गई थी, ताकि उनको बूस्ट किया जा सके। जैसे पहले प्रिपरेटरी फेज था, वो तो आपको बताया, उसके अंदर ओवरऑल चीजें जो प्लान की गई। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया कि भाई इंडस्ट्री को किस तरह प्रमोट करना है। फिर एग्रीकल्चर जो है रेवोल्यूशन लाया गया, मिल्क रेवोल्यूशन जिसको व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं आपको, ये इस तरह की चीज, व्हाइट रेवोल्यूशन जिसके अंदर अमूल सेटअप किया गया था आपका, वो सब चीजें यहाँ पर की गई थी। तो ऐसे ऐसे करके टाइम टू टाइम आपकी चीजें 5 ईयर प्लान के अंदर की गई हैं। द फर्स्ट प्लान एनविसाइज्ड द टारगेट ऑफ, ये पता नहीं कितने परसेंट दिया है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम अगेंस्ट विच 18% ग्रोथ वाज अचीव्ड। तो जो हमारे पहले कुछ प्लान्स थे ना, स्टार्टिंग के जो 2-4 प्लान थे, उसके अंदर जो हमारी ग्रोथ थी वो ना सिर्फ पॉजिटिव थी बल्कि मल्टीफोल्ड थी। आपने मान लीजिए जैसे यहाँ पर लिखा है कि हमने सिर्फ 5% जो है नेशनल इनकम के अंदर, मान लीजिए ये फिगर मैं आपको जो है दोबारा से बता दूंगा यहाँ पर कितनी थी। मान लीजिए अभी के लिए कि 5% हमने एंटीसिपेट करी थी और 5% के लिए हमने प्लानिंग करी थी, लेकिन हमको कितनी अचीव हुई, 18% की जो है अचीव हो गई। यानी कि हमारे एम से कितनी ज्यादा, ऑलमोस्ट 3.6% ज्यादा। तो वही चीज यहाँ पर बताई है। द सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एनविसेड एनुअल ग्रोथ रेट 5%, 5.65 रिस्पेक्टिवली, अगेंस्ट विच 4%, 2% एंड 3% वर अचीव्ड। यानी कि ये आपके रेट्स जो है डिसाइड किए गए थे। जैसे यहाँ पर कम 5% एनुअल ग्रोथ पर 4% का रिजल्ट मिला, 5.6 पर और 2% का, और 5% पर 3.4% का। इस तरह से जो है ये रेट सब प्रोवाइडेड है। उसके बाद अटेनिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस with its objective of growth scenario, expansion of employment opportunities and poverty alleviation, the eighth plan focused entirely on social economic condition। जो हमारा 8वां 5 ईयर प्लान था, वो किसके लिए था, वो सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के लिए या कंडीशंस के लिए बनाया गया था, जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देखनी है, पॉवर्टी को हटाना है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। वो सारी चीजें किसके अंदर देखी गई थी, 8th 5 ईयर प्लान के अंदर। जो नोवा था उसके अंदर क्या था, पुअर्स की नीड समझी गई, फोकस्ड ऑन एक्सेलरेटेड ग्रोथ टू द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ रियल रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। तो अल्टीमेटली पॉवर्टी को किस तरह रिमूव किया जाएगा, वो सब किसमें देखा गया, 8वें और 9वें प्लान के अंदर। आप ये देख रहे हैं, फिफ्थ प्लान अडॉप्टेड गरीबी हटाओ फॉर द फर्स्ट टाइम। द सेवंथ प्लान डॉक्यूमेंट शोड नियरली 37.4% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन फेल बिलो द पॉवर्टी लाइन। आप देख रहे हैं 37% जो है हमारी जो पॉपुलेशन थी इंडिया की, उस वक्त कितनी थी पता नहीं, लेकिन अब 136 करोड़ है। अगर 136 करोड़ का आप 10% भी लेंगे तो आप देख लीजिए कितने ज्यादा करीब है। और आज तो मुझे लगता है पॉवर्टी रेट ज्यादा ही है, 2021। तो ये देखिए आप, 6% ऑफ द पॉपुलेशन जो है यहाँ पर है। तो अब आप देख रहे हैं, ओहो 136 नहीं, लगभग लगभग 140 करोड़ जो है, यानी कि 139 करोड़ 25 लाख 630। ये देख रहे हैं आप कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी की। और इसके अंदर से इतने जो है हमारे लोग गरीब हैं इस वक्त, जिसके अंदर इतने मेल हैं और इतने फीमेल हैं। तो अब आप देख रहे हैं मेल फीमेल के अंदर ही डिस्पैरिटी कितनी ज्यादा है यहाँ पर। ये देखिए आप, 97.7 मिलियन लोग जो है पॉवर्टी लाइन से, ये पॉवर्टी रेट है हमारा। तो वो चीज यहाँ पर बताई गई है। पुअरेस्ट स्टेट कौन सी है, बिहार। तो ये चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इसको कर्व करने के लिए क्या किया गया था, ये 29 पर लाई गई किसी तरह कम करके। फिर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बनाए गए, मनरेगा लाया गया, ये कंपोजिट रूरल ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजिकल सेक्टर, क्योंकि ज्यादातर हमारा जो नेशन है वो कहाँ था, रूरल एस्टेट में ही बसा हुआ था। तो वो चीज यहाँ पर दी गई। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर अचीव की गई थी। ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये आप खुद से कवर कर सकते हैं। कोई चीज ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लिएगा। फिर आता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेरियस सेक्टर्स। एज फार एज टेक्नोलॉजी वाज कंसर्न, डोमेस्टिक कैपेबिलिटी टू बी डेवलप्ड इन डायरेक्शन ऑल्सो, एंड द नाइन्थ प्लान proposed to implement the technology policy statement called vision 2020। तो हमारा जो नाइन्थ प्लान था, ये देखते हैं अभी फिलहाल कौन सा प्लान चल रहा है।
तो 5 ईयर प्लान जो है वो नरेंद्र मोदी द्वारा जो है 2015 के अंदर बंद कर दिए गए थे, और 12th जो है हमारा 5 ईयर प्लान वो लास्ट 5 ईयर प्लान माना गया था। अब जो आते हैं वो क्या आते हैं, 3 ईयर एक्शन प्लान विच विल पास 7 ईयर स्ट्रेटेजी एंड 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट। तो ये चीजें यहाँ पर दी गई हैं कि अब 5 ईयर प्लान ना होकर 3 ईयर प्लान जो है वो दिए गए हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट Another very important objective of the 5 year plans was the modernization of various sectors, more specifically the agricultural and industrial sector। तो ये सब चीजें यहाँ पर आपको theoretically पूरी गई हुई हैं। सेल्फ रिलायंस थी, सेल्फ सफिशियंसी थी, और क्या क्या चीज, फिर से सेल्फ रिलायंस था, सेल्फ सफिशियंसी थी, फिर सेल्फ रिलायंस था। घूम फिर के वही सारी बातें जो है दी गई हैं आपके लिए। जो इंपॉर्टेंट है वो है ये 5 ईयर प्लान की कौन कौन से आए थे। तो सबसे पहला कौन सा था, 51 से 52 टू 52 से 56 का। तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान था हमारा, कौन से वाला, 51 से लेकर 56 तक का। टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी कॉज्ड बाय सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड द पार्टीशन, to initiate the process of all around balanced development for ensuring a rising national income and improvement standard of living। यानी कि हमारा जो क्या नाम था उसका, हाँ, हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, सॉरी फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था हमारा, उसका क्या मेन पर्पस था, उसका पर्पस था इकोनॉमी में जो डिसइक्विलिब्रियम है यानी इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई है सेकंड वर्ल्ड वॉर उसके बाद डिवीजन की वजह से, उसको करेक्ट करना। और दूसरा क्या था, ऑल अराउंड बैलेंस्ड जो है डेवलपमेंट क्रिएट करना, ताकि नेशनल इनकम बढ़ाई जा सके और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव किया जा सके। फिर सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर आ जाते हैं, इसका क्या पर्पस था, बिट इन योर एम्बिशियस एंड बोल्डर इन कंपैरिजन टू फर्स्ट प्लान, the second plan tried to lay foundation of industrial progress, made a strong case for rural development, and also tried to achieve a socialistic pattern of economy। The sizable increase in national income to raise the level of living in the country, rapid industrialization, क्योंकि ये वाला जो सेकंड 5 ईयर प्लान था ये क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसको कंसिडर किया जाता है। तो इसके अंदर जो इंडस्ट्री से रिलेटेड ही हमारी फोकस रहा था। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, लार्ज एक्सपेंशन ऑफ employment opportunities, reduction in inequalities in income and wealth, and more even distribution of economic power। तो इस तरह से आपको सारे जो है 5 ईयर प्लान जिन जिनमें क्या क्या दिया गया था तो वो सब यहाँ पर दिया गया है। अभी जो है 5 ईयर प्लान सब नहीं है। हमारा जो 12th 5 ईयर प्लान था वो आखिरी 5 ईयर प्लान था जो शायद 2015 के अंदर हमारी मोदी गवर्नमेंट ने बंद कर दिए थे। अब जो आते हैं वो 3 ईयर प्लान आते हैं, 5 ईयर ना आकर अब आते हैं 3 ईयर प्लान। और ये 3 ईयर प्लान जो है ये भी इस तरह से आते हैं कि 7 ईयर पहले और फिर 7 साल बाद, यानी 15 साल का टोटल विजन जो है यहाँ पर क्रिएट किया गया था। और उसके अंदर फिर 3-3 करके डिवाइड किए गए थे कि 3 साल इस सेक्टर को देने हैं, 3 साल जैसे आपके शुरुआती 3 साल जो थे वो डिजिटल इंडिया को प्रमोट करा, फिर जो बाद के आए उनको मेक इन इंडिया और ये सब जो है एफडीआई को प्रमोट किया गया। फिर इस तरह से जो है चीजें धीरे धीरे करके 3-3 सालों के दरमियान कवर की गई। तो वो चीजें अब की जाती हैं। पहले 5 ईयर प्लान थे, 2015 में 5 ईयर प्लान बंद कर दिए गए। 12 5 ईयर प्लान आए थे 2015 तक। उसके बाद 2015 के बाद 3-3 साल के जो है 3 ईयर प्लान आते हैं जो 7 ईयर्स के 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो टोटल 15 ईयर्स का लगभग जो है पीरियड डिसाइड किया गया है यहाँ पर। तो 15 सालों को 3-3 सालों के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। तो 3 ईयर प्लान अब आते हैं। उसके बाद तो कुछ खास है नहीं, यही चीज़ें हैं। एनुअल प्लान्स आ गए, उसके बाद इसके अंदर भी ये सारे ना फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये आप खुद पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक एक लाइन तो मैं इसमें क्या ही पढ़वाऊँ, कब क्या आया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी कोई इतने खास रेलिवेंट नहीं है ये। तो इनको कोशिश करिए खुद पढ़ लेंगे एक बार। अगर नहीं समझ में आए कुछ बात तो मैं आपको करा दूंगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट सेक्शन में लिख देना मेरे को, क्योंकि इसके अंदर यार कुछ है नहीं ऐसा जो पढ़ाने लायक है। ये सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं। आपको बस इतना जरूर याद करना है, मैं बताता हूँ आपको कि कौन से 5 ईयर प्लान में किस चीज के ऊपर फोकस था। फर्स्ट जो था वो प्रिपरेटरी स्टेज था, उसके अंदर एक ऑल ओवर डेवलपमेंट पर बात की गई थी कि सब पे धीरे धीरे जो है फोकस करेंगे। उसमें मेनली क्या काम था कि प्लान बनाना है पहले तो हमको। फिर दूसरे में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की गई और एग्रीकल्चर सेक्टर पे, तीसरे पे एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस था। लेकिन साथ साथ इन सब में सेल्फ रिलायंस, सेल्फ जो है क्या था वो चीजें, सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी, उन चीजों पर भी यहाँ पर धीरे धीरे करके फोकस दिया गया था। तो मेन मेन आपको चीजें यही याद रखनी है, इसके अलावा इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये देखो इसके अंदर क्या था, सोशल जस्टिस, डेवलपमेंट, इक्विटी, ये सब चीज, सेल्फ रिलायंस, एफिशिएंसी फिर से आ गया। ठीक है, इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस सोर्स ऑफ एनर्जी, स्ट्रेंथनिंग मॉडर्नाइजेशन, स्टेप अप इन रेट ऑफ इकोनॉमी, प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो घूम फिर के जो है मोर और लेस बातें वही हैं। बस आपको जो है ना थोड़ा एक बार ये चीजें अपनी खुद से पढ़ लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीजें किस तरह कब कब की गई। तो पूरी हिस्ट्री है यहाँ पर, वो चीज आपके लिए अगर आप पढ़ लेंगे तो अच्छा है, आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता चल जाएगा हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का। अदरवाइज जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतने खास रेलिवेंट ये है नहीं। ये सारे प्लान्स आपको दिए गए हैं बिल्कुल A to Z। बहुत अच्छी बुक है यार, इतना डिटेल में तो किसी में भी नहीं दिया होता।
11th आया था एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के ऊपर, एसईजेड सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, हेल्थ एंड एजुकेशन। ये देखो सब चीज़ें कितनी डिटेल्ड वे में प्रोवाइड की गई हैं। अच्छा है, ये 12th 5 ईयर प्लान एंड नेक्स्ट जो भी चल रहे हैं वो चीज़ें। तो आप एक काम कीजिए, आप इनको खुद से एक बार पढ़िए, एक रीडिंग इज मोर देन इनफ। आपको बस ये प्राइमा फेसी जानना है कि किस प्लान में किस चीज के ऊपर फोकस किया गया। जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर ज्यादा मत जाइए, फैक्ट्स को मत डीपली मत देखिए कि भाई किसके अंदर कितनी ग्रोथ हो गई है, कितनी एंटीसिपेट की गई थी, कितनी इन्वेस्टमेंट की गई थी। दैट इज एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी। व्हाट इज नेसेसरी दो इज कि भाई आप क्या प्लान्स के अंदर क्या क्या चीजों पर फोकस किया गया था और आपके स्टार्ट कहाँ हुए, और उसके हिसाब से जो है 5-5 साल उसके अंदर आप ऐड करते जाइए। तो वो भी कोई आपको मैं बता ही रहा हूँ ये ट्रिक। तो पहला प्लान ले लीजिए, 51 से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद उसके अंदर 5-5 साल ऐड करते जाइए, आपके सारे 5 ईयर प्लान उस तरह बन जाएंगे। 12th 5 ईयर प्लान आपका लास्ट 5 ईयर प्लान था, उस ईच के अंदर जो है इस तरह से आप देख सकते हैं। तो सारी चीजें आप याद रखिएगा, प्रिपरेटरी फेज, इंडस्ट्रियल फेज, एग्रीकल्चरल फेज, सोसाइटल डेवलपमेंट फेज। 8वें और 9वें में हमने क्या डिस्कस किया था, पॉवर्टी को हटाना है, गरीबी हटाओ, जो लोगो आया था उसके अंदर वो यूज किया गया। सिमिलरली 7th में सेल्फ एफिशिएंसी, 6th में सेल्फ जो है सफिशिएंसी, ये सारी चीजें जो है इस तरह से इस्तेमाल की गई थी। 11th में एनर्जी, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पूरा डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अब जो चल रहे हैं वो 3 ईयर प्लान चल रहे हैं, ये सारी चीजें जो है आपको आप एक बार खुद से पढ़ेंगे आपको आराम से हो जाएगा। मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये क्या चीज़ें होती हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं इन्फेंट्स, यानी कि उनमें कितनी चांसेस हैं कि वो बच जाएंगे या मर जाएंगे, वो चीज़ आती हैं। और ये बहुत सारे जो 5 ईयर प्लान इसके अंदर जो आए हैं ना, अपने क्या नाम है अपने, ये जो 2000 के बाद आए थे, यानी कि 2000 के बाद जो हमारे 5 ईयर प्लान्स आए हैं, जितने भी आए हैं, ठीक है, उनके अंदर ना मेनली जो पॉइंट ऑफ फोकस है वो पता है कौन से थे, वो थे आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वाले, और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाले, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मैटरनल यानी कि माँ जो है, जो जननी है, जो मम्मी है, वो कितने केसेस में बच रही हैं, तो उनको कम करना है। अब देखो 2/1000 लाइफ थे 2000 में, तो अब 1 हो गया है, तो वो चीज़ें यहाँ पर रिड्यूस की गई हैं 50% से। तो वो चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करना है, तो ये सब जो है यहाँ पर डिटेल दिया गया है। आप धीरे धीरे इनको पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो आपको मैं करवाऊंगा या कोई और करवाएगा, ये जस्ट मेरे रीडिंग जो है इज मोर देन इनफ। फिर बता रहा हूँ, बस ये चीज याद रखना कौन से प्लान में क्या आया था। एक तो इंपॉर्टेंट फर्स्ट सेकंड प्लान ही है, तो वो चीज जरूर याद रखना कि फर्स्ट प्लान किस लिए था, सेकंड किस लिए था। उसके बाद अभी क्या चल रहा है वो सब देख लेना। सो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम पर्पस। तो यही चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर्स के अंदर। कोई और सीरीज अगर आपको चाहिए, कोई और लेक्चर चाहिए, कोई और एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर आप चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो या लेक्चर बना दूं, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। और अगर आपको मेरा चैनल और जो कंटेंट है वो पसंद आता है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको कोई भी चीज ना समझ में आए, कोई चीज में डाउट आता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे वो मेंशन कीजिए, मैं उसको रिजोल्व कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।